अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू द शो बिहाइंड द विकेट। मैं हूं आपका होस्ट फैसल इलियास। केप टाउन टेस्ट, सेकंड टेस्ट बिटवीन पाकिस्तान एंड साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका को सिर्फ 41 रन चाहिए होंगे चौथे दिन सेकंड टेस्ट और ये सीरीज जीतने के लिए। पाकिस्तान सेकंड इनिंग्स में इनिंग्स की डिफीट से तो बचाने में कामयाब हुए हमारे प्लेयर्स, लेकिन कोई ऐसा टारगेट ना सेट कर सके जिसमें हम उम्मीद लगा सकते हैं। अगर 150 तक का टारगेट होता, अगर हमारे कप्तान और बाकी अजहर अली और कुछ प्लेयर्स अच्छा खेल जाते तो शायद हम आज जो है आज का दिन निकाल लेते, कल कुछ बैटिंग करते, 150 रन बनाते और साउथ अफ्रीका को टफ टाइम देते, लेकिन ऐसा कुछ ना हो सका। लेकिन आज के दिन में कुछ पॉजिटिव चीज़ें हैं। पूरे टेस्ट मैच को एनालाइज करेंगे, रीजंस ढूंढने की कोशिश करेंगे कि क्या वजह है कि पाकिस्तान की परफॉर्मेंसेस इतनी बुरी आ रही हैं। और हमारे कोच ने तो पिच को ही पूरा ब्लेम दे दिया है कि केप टाउन की पिच जो है वो अच्छी नहीं है, साजगार नहीं है। हमारे साथ हैं इन सब पे बात करने के लिए वेरी सीनियर एनालिस्ट वासे हबीब साहब। वासे भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका शो पे होने के लिए। सबसे पहले वासे देखते हैं, अपने व्यूअर्स को दिखाते हैं कि तीसरे दिन का खेल कैसा रहा। पाकिस्तान ने आज कैसे 294 रन स्कोर किए। एक स्टेज पे हम 194 फॉर 3 थे, लेकिन उसके बाद हमेशा की तरह हुआ, कोलैप्स किया हमने और उसमें हमारे कप्तान भी जो है उन्होंने भी जो धोखा दिया हमें। सो लेट्स सी कि तीसरे दिन हमने किस तरह खेला और उसके बाद बात करते हैं पूरी टेस्ट मैच पे। और ऐसे साउथ अफ्रीका को चौथे दिन सिर्फ 41 रन बनाने होंगे और ये सीरीज़ भी पाकिस्तान के हाथ से जाएगी। सरफराज की कप्तानी में हम एक और सीरीज़ हार जाएंगे। वैसे अगर हम शुरू से मैच को एनालाइज करना शुरू करें, हमने टॉस हारा, लेकिन डू यू थिंक कि हम थोड़े फॉर्चुनेट थे इन सम सेंस कि हमें बैटिंग करने का मौका मिला पहले, बिकॉज हम जनरली चाहते हैं पहले बैटिंग करना। सो अगर वहीं से हम स्टार्ट करें, डू यू थिंक कि पहले बैटिंग करना सही था, या आपको लगता है कि टॉस जीतते और उनको बैटिंग कराते तो उसी तरह हम उनको जल्दी आउट करते और हम ज़्यादा रन्स करते फर्स्ट इनिंग्स में? नहीं, इस फैक्टर को तो आप बिल्कुल ख़त्म समझें, क्योंकि एट द टाइम ऑफ टॉस हारने के बाद सरफराज अहमद ने कहा कि अगर मैं भी टॉस जीतता तो मैं भी पहले बैटिंग ही करता, विच वॉज अ पॉजिटिव थिंग टू डू। और ये माइंड गेम होता है, माजी में ये एलिमेंट मिसिंग हमें लगता है कि कप्तान बरमला जो है वो इनिशियल प्लान से आगाही फराम कर देते हैं, अपोजिशन कैप्टन को जो है वो बता देते हैं कि मैं अब थोड़ा सा मेरी बॉडी लैंग्वेज डाउन है। पॉजिटिव थिंग थी उनकी। और देयर साइड के आप देखें, इसलिए मैंने कंपैरिजन दिया कि सरफराज को ऊपर पैड पे लग रही है वो बॉल पे आउट दिया जाता है, सिमिलर बॉल अंदर आ रही है, गुड लेंथ पे पिच हुई है। आई स्टिल बिलीव फैसल भाई, एक आलमी एम्पायर जो होता है और एक टीम वैसी डाउन एंड आउट है, और सरफराज अहमद का हाईएस्ट रन भी जो है वो कोई आलमी क्रिकेट में 200 प्लस का तो स्कोर उन्होंने लगाया नहीं है कभी। तो हमें थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ द डाउट देना होगा। आप स्ट्रेट अवे रिव्यू के लिए भी जा सकते थे, वो भी रिव्यू के लिए जा सकते थे, लेकिन जो अजहर अली का कैच था जी, जो अजहर अली का जो देखें वो तो फिर हॉकाई टेक्नोलॉजी पर सवाल आ जाएगा। आपको याद होगा 2011 वर्ल्ड कप में जब सईद अजमल की बॉल तेंदुलकर के लगी थी तो बाद अज़ा कम से कम 4-5 मिनट का गैप आया था और सब परेशान हो गए थे, और उस बॉल का कुछ ऐसा हॉकाई बना दिया गया था कि वो इतना ब्रेक हो गया, वाहिद बॉल था शायद वो पूरे वर्ल्ड कप का जो इतना ब्रेक हो गया और ऊपर से भी चला गया। तो ये इसी किस्म का सिनेरियो था। लेकिन हाँ, आप बिल्कुल दुरुस्त बात कर रहे हैं, फॉर्म प्लेयर था, फर्स्ट टेस्ट में भी सहारा दिया था उसने ब्रेन के साथ मिलकर। और अगर बवूमा आउट हो जाता तो क्विंटन डिकॉक और डुप्लेसी अच्छी फॉर्म एंजॉय नहीं कर रहे थे। आफ्टर देन आपको सिर्फ एक विकेट रिक्वायर्ड थी, और 100 रन के बाद अगर आप इस टोटल पर भी मैच बचाने निकलते तो 194 आई थिंक पाकिस्तान के बॉलिंग यूनिट को एनर्जी जरूर। That's what I'm saying कि ये थोड़ी चीज अगर पाकिस्तान के फेवर में चली जाती, लक एलिमेंट इस टेस्ट मैच में नजर आया है वाजे कि लक जो है वो पाकिस्तान को हरगिज फैसल भाई फेवर नहीं कर रही थी इस टेस्ट मैच में। अच्छा वाजे भाई, पूरी सिलेक्शन हमने देखा कि बहुत फ्लॉ दिखे हमें सिलेक्शन में। हमने देखा कि ओपनर्स हमारे पास एक्सेस बैगेज है ओपनर्स का। हम शादाब को लेके गए हैं, हम हारिस सोहेल को लेके गए हैं, वो प्लेयर्स फिट नहीं है। अब्बास हमें इतने फिट नहीं लगे, बॉलर्स का पेस नहीं आ रहा। डू यू थिंक ये बहुत सारी कंसर्न्स की बातें हैं अगर हम टेस्ट क्रिकेट की बात करते हैं पाकिस्तान के लिए? बिल्कुल। देखें, मैं सबसे ज़्यादा हैरान और परेशान हूँ कि आपने देखा होगा कि 3-4 महीने पहले जो सबसे ज़्यादा शोर बरपा था ना हर वक्त, वो फिटनेस पर था। इतने प्लेयर ऑल टुगेदर लगने लगे हैं। अभी भी मैं वही बात कर रहा हूं कि बॉलर, आप नोट करें कभी कभी कि बॉलर का बॉल रिलीज नहीं होता और ही इज कमिटेड ऑन अ फ्रंट फुट। तो ये एक बहुत नेगेटिव साइन है क्वालिटी प्लेयर और क्लास प्लेयर का। देखें, क्वालिटी और क्लास की एक वक्त तक अहमियत होती है। अगर आप इन क्रूशल मोमेंट्स में अपनी टीम को रन बनाकर नहीं देंगे, परफॉर्म नहीं करके देंगे, तो आपका भी फ्यूचर सिक्योर नहीं लगता। आज असद शफीक खेले, कमाल खेले, खूब खेले, लेकिन हम समझ सकते हैं कि आज वो पाकिस्तान के लिए तो खेल रहे थे, लेकिन वो अपनी प्लेस के लिए भी खेल रहे थे। इतना पॉजिटिव, क्योंकि वो आपका प्रीमियर बॉलर है। विदाउट हिम अब आप तसव्वुर भी नहीं कर रहे टेस्ट क्रिकेट खेलने का।
विच इज अ नेगेटिव साइन, क्योंकि क्या आपके पास आपके मुल्क में कोई प्रीमियर बॉलर्स नहीं मौजूद हैं, आप मौके देने से डर रहे हैं, जैसे आप शान मसूद को मौका देने से डर रहे थे। देखें, आपने मिडिल ऑर्डर प्लेयर हारिस सोहेल की इंजरी की जगह जो है, जब वो हारिस इंजर्ड हुआ, आपने खिलाया शान को। अब सवाल ये पैदा होता है कि हारिस को रिप्लेस करने का आप किससे बात कर रहे हैं? एक ओपनिंग बैट्समैन से। जब वो सीरीज से बाहर होता है तो व्हाई नॉट आप किसी मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज को यहां से भेजते हैं। किसी एक का नाम लेना ज्यादती होगी, देयर आर सो मेनी ऑफ देम। फवाद हो गए, उस्मान सलाउद्दीन हो गए, इन पर आपकी बड़ी इन्वेस्टमेंट थी, मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज की आपको वहां जरूरत थी। अब आप आबिद को उसकी जगह भेज रहे हैं, और यकीनी तौर पर आप ये नहीं चाहते कि शान और आबिद एक साथ एक पर्टिकुलर टेस्ट टीम में खेलें, तो आप समझ जाएं कि किसी एक टॉप ऑर्डर बल्लेबाज के लिए फ्लड गेट्स को ओपन रखना ही रखना है। वेरी गुड। सो ये जो दो ओपनर्स को नहीं खेलने दिया जा रहा है एक साथ, वो किस ओपनर को बचाने के लिए ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे। खुशामदीद आफ्टर द ब्रेक ऑन बिहाइंड द विकेट। हमारे साथ स्टूडियोज में है वासे हबीब साहब, और हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है वेरी सीनियर वेरी गुड स्पोर्ट्स एनालिस्ट जैनब अब्बास साहिबा ने, केप टाउन से हमें ज्वाइन किया है। जैनब, आपका वेलकम करते हैं शो पे। जैनब, आपको वेलकम करते हैं शो पे। अस्सलाम वालेकुम। आई थिंक वी कुड नॉट कनेक्ट विद जैनब। अच्छा वासे, हम ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे, थोड़ी सी बात हमारे कोच की हो जाए। हमने देखा है कि काफ़ी न्यूज़ में रहे हैं वो नेगेटिव चीज़ों के हवाले से। हमने देखा कि जो थर्ड एम्पायर के डिसीजंस की हमने बात की, उस पर बड़ा वो साउथ अफ्रीका में, और मिके आर्थर वो कोच हैं जिन्होंने साउथ अफ्रीका में सर्व किया है। सो डू यू थिंक कि जो वो एक्सप्रेशंस देते हैं, जो वो मैसेजेस दे रहे हैं, जो नेगेटिविटी क्रिएट हो रही है, डू यू थिंक कि पाकिस्तान के लिए बुरा है, और पीसीबी और हमारे इदारे देख रहे होंगे कि, और उनको मैसेजेस दे रहे होंगे कि भाई थोड़ा काम डाउन हो जाए? देखिए फैसल भाई, बहुत खूबसूरत सवाल किया आपने। जब आप हार रहे होते हैं और डेस्परेट होते हैं तो इस तरह की चीज़ें होती हैं, लेकिन हमें ये समझना होगा कि एक गेम होता है ग्राउंड के अंदर और एक होता है कुदरती एलिमेंट। थोड़ा सा लक का मसला है, समटाइम्स लक। सिलेक्शन कमेटी में, सिलेक्शन पॉलिसी में, सिलेक्शन में मेरी बहुत से होती है। जब हम हारेंगे तो ऐसा माहौल बना हुआ है एक सर्कल में कि मुझ पर बहुत ज्यादा तनकीद होगी कि वाई वी आर सिलेक्टिंग फखर जमान, वाई वी आर सिलेक्टिंग इमामुल हक, और शान मसूद को पहले मौका क्यों नहीं दिया। तो आई थिंक कि वो इन सब बातों का जवाब पॉजिटिव नोट पर तो नहीं दे सकते। तो ये सारे एलिमेंट रिफ्लेक्ट करते हैं, उस जानिब इशारा करते हैं कि आपकी सिलेक्शन से ही मसाइल है। मैंने हमेशा ये बात की और आज भी उसी बात को तक़वियत मिलती है। असद शफीक, शान मसूद, बाबर आजम, हम इन तीनों को कहते हैं कि ये लॉन्गर फॉर्मेट की प्रोडक्ट हैं और अच्छा और बन सकते हैं। असद तो हैं, बाबर बन रहे हैं। जी प्लीज। जैनब अब्बास ने हमें ज्वाइन कर लिया। जैनब, आपको वेलकम करते हैं शो पे। सबसे पहले आपसे हम मिकी आर्थर पे बात कर रहे थे, काफी नेगेटिवली पोर्ट्रे कर रहे हैं वो सारी चीजें साउथ अफ्रीका में। हाउ डू यू थिंक, व्हाट डू यू थिंक, हाउ रॉन्ग इट इज फॉर पाकिस्तान? सॉरी, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। जी, मैं आपसे दोबारा सवाल करता हूँ। मिकी आर्थर के हवाले से हम बात कर रहे थे कि उन्होंने अब जो है कंप्लेन की है कि केप टाउन की पिच जो है इट्स नॉट गुड फॉर टेस्ट क्रिकेट। हमने देखा कि साउथ अफ्रीका ने 400 प्लस रन्स किए, पाकिस्तान ने भी आज अच्छी बैटिंग की। डू यू थिंक कि वो कमेंट थोड़ा सा अर्ली था, थोड़ा सा गलत था? नहीं, उनका जो कमेंट था आज और उन्होंने जो एग्जैक्ट बात की थी वो ये थी कि they won करके की। I don't think there's anything wrong with that. I don't think कि ऐसी पिच है जहाँ पे मैच बन चाहिए, तो ये एग्जैक्ट ठीक है। आपको लगता है कि पिच प्लेड वेल, बिकॉज आप एक्सपेक्ट करते हैं कि टेस्ट मैच में थोड़ी सी कंपेटिटिव पिच हो, बैट्समैन को थोड़ी सी मुश्किल हो। सो वी हैव सीन, बिल्कुल सही बात है कि एक पैच है और वो राइट आर्मर्स के लिए बड़ा हेल्पफुल है, और हम अनफॉर्चुनेटली इस मैच में हसन अली हमारे साथ नहीं है। सो आपको लगता है कि पिच इज अ गुड पिच इन द सेंस कि 400 रन्स किए साउथ अफ्रीका ने, और थोड़ा सा कंपेटिटिव होना चाहिए बैट्समैनों के लिए टेस्ट क्रिकेट में स्पेशली? बिल्कुल, उन्होंने अभी हमने 294 की हमने आज। तो आई थिंक आज वो रबाडा भी आए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में और उससे पूछा गया था कि आपको क्या लगता है कि बैट्समैन के लिए पिच जो है ये मुश्किल है या आपकी क्या राय है। तो उन्होंने यही कहा कि उससे रन हुए हैं और हम लोगों ने विकेट ली, और उन्होंने ये भी कहा कि एज ए बैट्समैन अगर आपको अप्लाई करें इस पिच पे, जैसे हमने पाकिस्तान की तरफ से भी देखा है आज, तो आप स्कोर कर सकते हैं। So I don't think there's anything wrong with the pitch as such। आपको बैट्समैन रन मिले हैं, विकेट मिली है। हाँ, अगर आपसे
अच्छी बैट्स नहीं की वो एक अलग स्टोरी है, लेकिन उसका पिच से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है ज़ैनब, आपको लगता है अगर हम हसन अली इस मैच में होते और इस मैच में अगर हम फ़हीम अशरफ को खिलाते, यासिर शाह को ना खिलाते, डू यू थिंक द सिचुएशन वुड हैव बीन इन पाकिस्तान फेवर अगर ऐसी ये सिलेक्शंस होती तो? क्या चीज, सॉरी रिपीट करना। मैं कह रहा हूं कि यासिर शाह को हमने खिलाया, हमने देखा कि साउथ अफ्रीका ने चारों पेसर्स के साथ गया, हमने हसन अली को इस मैच में नहीं खिलाया, बास क्योंकि टीम में है। आपको लगता है अगर हसन अली होते, फ़हीम अशरफ होते तो सिचुएशन डिफरेंट होती पाकिस्तान की? देखिए मेरे तो हिसाब से फ़हीम अशरफ तो बिल्कुल खिलाना चाहिए था। मेरा सवाल पहले दिन यही था, मैच पहले यही था कि इस पिच पे स्पिनर का हमें फायदा होगा कि नहीं। ये कहा गया कि जी वो 4th डे पे 3rd डे पे उनका लोगे, क्योंकि वहां पे तब तक जो है क्रैश डेवलप हो गए होंगे। बट यहाँ पे हमने देखा है साउथ अफ्रीका में कि आपकी साउथ अफ्रीका में इंग्लैंड में जो पहली इनिंग होती है वो सबसे इम्पोर्टेंट होती है। पहली इनिंग में अगर आपको विकेट हासिल हो जाए तो आपका जो है मैच आपके हाथ होता है। हम लॉर्ड्स का टेस्ट मैच की तरह जीते थे, आपको फ़हीम अशरफ की जरूरत थी। आपने साउथ अफ्रीका को कितना बनाने के लिए 430 बॉलिंग है फॉलोड। आप या तो उसको 250 से आउट करते, 270 पे करते, कैसे के बॉलर कितना काम किया। लेकिन ऐसा था कि थोड़े से बॉलर मुझे थके थके भी लग रहे थे, लग रहा था उन्होंने ज्यादा बॉलर। जब आपका होता है उससे आप अपना वर्कलोड भी शेयर करते, तो आई डेफिनेटली फ़हीम अशरफ को खेलना चाहिए था ये मैच। और मैं तो उसके कहती हूँ कि आपको 5 बॉलर के साथ जाना चाहिए, क्योंकि हमारी स्ट्रेंथ बॉलिंग है और हम बॉलर भी ही मैचेस करते हैं। बैटिंग जो है हमारी इसी तरह परफॉर्म करेगी हमेशा। ठीक है ज़ैनब, आपका शुक्रिया अदा करेंगे फॉर ज्वाइनिंग अस फ्रॉम केप टाउन। आपकी आवाज़ में थोड़ी डिस्टॉर्शन है इसलिए आपको शुक्रिया अदा करेंगे। हम वासे हबीब की तरफ आते हैं। वासे, वेरी गुड पॉइंट कि हमारी अगर हम खिलाते और हम अगर अपनी पिछली उन्होंने इंग्लैंड की जीत की हमारी बात की, वहाँ पे किस तरह हमारे प्लेयर्स इफेक्टिव साबित हुए थे, जो हमारे ऑलराउंडर्स थे। आपके शादाब ने भी रन्स किए थे, आपके फ़हीम ने भी रन्स किए थे। और एक और इम्पॉर्टेंट बात कि साउथ अफ्रीका में इफ़ यू लुक एट द हिस्ट्री ऑफ मैचेस ओवर देयर, फर्स्ट इनिंग्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो पहली इनिंग में ही ऑपोजिशन को इतना अंडर प्रेशर लाते हैं 150 पौने 200 पे आउट करके कि टीम वहाँ तबाह हो जाती है। डू यू थिंक होना चाहिए था? आप अब्बास हम देख रहे हैं वो फिट नहीं है। आपके पास हसन अली की शक्ल में एक बॉलर था जो पेस मार रहा था, जान मार रहा था। एंड यू नीड बॉलर्स जो 140 केस प्लस कराएं। आपका कोई बॉलर 140 पे नहीं पहुंच रहा था। सो डू यू थिंक कि थोड़ा सा गलत प्ले हो गया सरफराज से? उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? अच्छा देखें, मैं पाकिस्तान की जीत और हार पर अपनी स्टेटमेंट कभी चेंज नहीं करता। आप ये बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। मैंने लास्ट टाइम कहा था कि पाकिस्तान को इस विकेट पर नहीं बैट करना चाहिए। और आपको जो अच्छा लगे, समझ आए, आप टेक्निकली ब्रीफ करें। मेरी ये थिंकिंग थी लास्ट टाइम भी कि अब्बास 3rd पेसर और फ़हीम 4था पेसर हो। हसन अली जो आप जान मारने की बात कर रहे हैं ना, हसन अली में वो एलिमेंट मिसिंग था। देखिए मैंने आपको क्या बताया कि इन टेस्ट क्रिकेट अगर एक एंड से कोई विकेट टेकर बॉल कर रहा है, एक आधा विकेट ले रहा है, तो व्हाट यू रिक्वायर्ड फ्रॉम द अदर एंड इज जस्ट क्वालिटी कंटेनमेंट बॉलिंग, चैनल बॉलिंग। तो हसन अली में चैनल बॉलिंग करने की सलाहियतें दूसरों से कम नजर आ रही हैं इन टेस्ट क्रिकेट। लेकिन वासिफ भाई, मैं थोड़ा सा इसलिए कह रहा था, जब आपने पहले टेस्ट में हसन अली आपके पास थे, आपने रन कंटेन किए थे। आपने सेकंड टेस्ट में आपने माकरम को जिस तरह फर्स्ट इनिंग्स में रन कंसीड किए, आपने 30 ओवर में 22 बाउंड्रीज कंसीड किए, जिसका मतलब आपने हर ओवर में एक बाउंड्री कंसीड की। दिस इज वेयर यू लॉस्ट द गेम। पसंदी का शिकार है। वैसे इस पॉइंट पे आएंगे एक ब्रेक के बाद, वापस आते हैं। विल कंटिन्यू विद आवर डिस्कशन ऑन सेकंड मैच बिटवीन पाकिस्तान एंड साउथ अफ्रीका। स्टे विद अस। खुशामदीद आफ्टर द ब्रेक ऑन बिहाइंड द विकेट। वी हैव विद अस वासे हबीब। ब्रेक पे जाने से पहले पाकिस्तान की फर्स्ट इनिंग्स की बॉलिंग को एनालाइज कर रहे थे, जहां हमने 430 रन कंसीड किए। और हमारे सारे एनालिस्ट का आज ये कहना है कि पाकिस्तान फर्स्ट इनिंग में ही मैच हार गया था, बिकॉज 177 पे आपकी पूरी टीम आउट। और हमारी बॉलिंग जो हमारी स्ट्रेंथ है वो इस बार बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं रही। और हमने साउथ अफ्रीका के ओपनर माकरम की बात कर रहे थे, उन्होंने बड़े जल्दी रन किए। सो यू वर एक्सप्लेनिंग अस के क्यों उन्होंने रन किए, व्हाट वाज द रीजन कि इतनी बाउंड्रीज हमें पड़ी? देखें, जो एक क्विक लर्नर होता है ना, अच्छा लर्नर, वो पाकिस्तान में तो कोई नहीं है। पाकिस्तान में हो या नहीं हो, लेकिन एडेन मार्करम ने क्या किया वो मैं आपको समझाता हूँ। एक सेटल्ड प्लेयर, बल्कि एक ऐसा प्लेयर के अगर फ्रांसवाइज डू प्लेसी अल्लाह न करे कल अनफिट हो जाते हैं, तो मार रहे हैं उसको बेचारे। नहीं, अगर वो अनफिट हो जाते हैं तो नेक्स्ट टेस्ट में ऑटोमेटिक कैप्टन है। कैप्टन किया है, सही है, वो कैप्टन और की है उसने कैप्टनसी। वो पहली इनिंग में फेल हुआ। अब सेकंड टाइम अराउंड उसने अपनी माइनर एडजस्टमेंट की, यानी एक सेटल्ड प्लेयर जो टेस्ट की प्रोडक्ट समझा जाता है, टेस्ट में उसका जो शॉर्ट रिकॉर्ड है वो भी बोल रहा है
लेफ्ट आर्मर के अगेंस्ट उन्होंने अपने आप को एडजस्ट किया। देखें वो स्टिल खड़ा हो रहा था लेकिन बॉल पर जा रहा था, अब उसने थोड़ा सा क्रॉस खुद को खड़ा किया, लाइक इस तरह से, हल्की सी कैंची बनाना राइट वर्ड नहीं होगा जो हम लोकल टर्म में कहते हैं पाकिस्तानी, हल्का सा क्रॉस किया। जी हाँ, लेफ्ट आर्मर्स के अगेंस्ट भी किया और अब्बास के अगेंस्ट उसने क्या स्ट्रेटेजी बनाई कि बॉल को लास्ट मोमेंट तक इस तरह से आने दिया। अब जब आप इस तरह खड़े होंगे ना तो वो जो हल्का सा छोटा स्विंग जो अब्बास का होता है, अब्बास ने अच्छी ही बॉलिंग की है, उसी टाइप की बॉलिंग की है जैसे उसने अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया यूएई की थी। दो एलिमेंट थे जिसकी वजह से वो सक्सेसफुल नहीं हुआ कि ये बैटर्स प्रॉपर टेस्ट क्रिकेट के बैटर्स हैं, इन्होंने अब्बास को वो स्पेस नहीं दी जो वनडे स्टाइल ऑफ प्ले में आयरन फिंच वगैरह दे गए। देखें मैं आपको बताता हूं, मैट क्रैम ने अपने आप को यूं खोला, बॉडी को, पांव पे बॉल नहीं खाया और विद द स्ट्रेट बैट ऐसे खेला उन्हें। जबकि यूएई में जो अब्बास ने विकेट्स हासिल की थी ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों की, वो सारे लिमिटेड ओवर्स फॉर्मेट के प्लेयर्स थे, उनका बल्ला बंद हो जाता है, वो लालची प्लेयर्स होते हैं कि ऑफ स्टंप से मिडिल पर बॉल आई तो वो क्रॉस दी लाइन खेलते हैं और वो फ्लिक खेलते हैं। तो वो जब आप इस तरह से खेलेंगे, बल्ला बंद करेंगे तो ये इतने से बैट पे तो बॉल नहीं लगेगी ना, तो वो बैट पर लगने के मोर देन 90% चांसेस होते हैं। तो अब्बास ने इक्वली अच्छी बॉलिंग की है और जो हाशिम आमला को फर्स्ट इनिंग्स में उन्होंने बोल्ड किया था वो बॉल बहुत ज्यादा अंदर आई है। वो छोटा स्विंग करते हैं लेकिन वो छोटे से थोड़ा ज्यादा हो गया। तो हाशिम आमला इतने कमिटेड थे, उन पर इतना होमवर्क किया हुआ था कि इसका छोटा स्विंग होता है, मैं ऑफ स्टंप के बाहर जाके भी मीट कर ही दूंगा। एक्सपेक्टेशन से ज्यादा बॉल स्विंग हो गया और लेग स्टंप उड़ा गया। तो ये एक प्राइम एग्जाम्पल है कि अब्बास पर होमवर्क कितना तगड़ा था उनका। अच्छा, उसमें एक हेल्पिंग जो वे थी उनके पास वो ये थी कि वर्नन फिलेंडर भी जो है ना वो थोड़े से अब्बास टाइप ऑफ बॉलर हैं, विकेट टू विकेट स्टफ करते हैं, चार बाहर निकाल के एकदम एक वापस अंदर लाते हैं, सीम से जैक बैक होती है तो वो पैड पे लगती है। तो साउथ अफ्रीका के पास जो है एक हेल्पफुल बंदा और तजुर्बेकार वर्नन फिलेंडर भी आपके आउटफिट में मौजूद है और ये लोग हेजिटेंट नहीं होते, इनके यहाँ कोई छोटा बड़ा प्लेयर नहीं होता। हाशिम आमला भी आई थिंक फिलेंडर से पूछ लेते होंगे कि यार मैं अब्बास को कैसे खेलूं। हमारे यहाँ ये ईगोस का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा वहाँ नहीं है, वहाँ नहीं है। अच्छा, वहाँ से आपने टेक्निक की बड़ी अच्छी बात की, आपने एडजस्टमेंट की बात की, पूरी दुनिया आज एडजस्टमेंट की बात करती है। विराट कोहली जैसा प्लेयर भी पिच के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करता है, अपने फुटवर्क से। वो हम अपने कप्तान को देख रहे हैं कि वो बिहाइंड द विकेट खेलने की ही, जो हमारे शो का नाम भी है, कोशिश करते हैं कि स्लिप के ऊपर से निकालने की। फर्स्ट इनिंग में 50 करने के बाद भी स्लिप के ऊपर से निकालने गए, इस बार हमने देखा कि लेट वो कुछ करने गए और पैड पे लग गई। डू यू थिंक कि ये चीजें कप्तान को ये प्रेसिडेंट सेट करनी चाहिए कि भैया मैं अपनी गलतियों से सीखता हूं, जो हमें दिख नहीं रहा? देखें, हमने क्रिटिसाइज उन बल्लेबाजों को ज़्यादा किया, बिल्कुल करेंगे, जो विकेट पर ज़्यादा टाइम नहीं ले सके, 5 बनाए, 0 बनाए, 1 बनाया, आउट हो गए। लेकिन ये जो बल्लेबाज जिन्होंने आज 88 किए, सरफराज ने फर्स्ट टाइम अराउंड 56 की है, शान ने भी 44 की है, ठीक है, आमिर को तो हम उस लाइन में नहीं ला सकते, लेकिन आमिर ने बड़ी कोशिश ये छोटी छोटी एडजस्टमेंट, ये जो गुड और ग्रेटर बनने का जो कॉन्सेप्ट है ना बीच का, अगर वो 56-100 होते सरफराज के, पूरे 100 हो जाते, चले 105 नहीं होते, और वो 56 की तो 44 रन। आज असद के जो 88 थे, जो कि शायद ड्रेसिंग रूम के लिए थे, ज्यादा पाकिस्तान की कॉस्ट से ज्यादा ड्रेसिंग रूम की कॉस्ट के लिए थे, तो वो 88 अगर 120 हो जाते। शान जिसने बहुत अच्छा अपने आप को प्रूफ किया और सबको जवाब दिया कि मैं बड़ा गुड हूं इस फॉर्मेट में, तो एटलीस्ट, और मुझ में बड़ा टेम्परामेंट भी है और मैं शॉर्ट बॉलिंग को भी खेलना जानता हूं, इतना स्टे करने के बाद 61 को 100 में कन्वर्ट करता, तो ये 40 रन मिलके 120 हो जाते। वेरी ट्रू। और बाबर के 76 में भी अगर 25 का इजाफा हो जाता तो कल आप जो है ना 180 रन बचाने उतरते। अच्छा, बाबर ने 41, बाबर ने आज अच्छे रन्स किए और हमने देखा बड़े कॉन्फिडेंट दिखे। डू यू थिंक कि उनका नंबर जो है वो बहुत नीचे है? हम देख रहे हैं जनरली ऐसा हो रहा है, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट भी यही हो रहा था कि टेल एंडर्स के साथ खेलना पड़ता है और फिर वो आउट सिचुएशन में होते हैं। आपको लग रहा है कि अच्छा बैट्समैन है जिसको हम बहुत नीचे खिला के जाया कर रहे हैं? देखें, मिकी आर्थर को मुश्किलात में डालने का अगर आपने ठेका ले रखा है तो आप बता दें क्योंकि बड़ी मुश्किल से बाबर को यहाँ फिट इन किया है और असद को डिस्टर्ब किया है, फिर पूरी बैटिंग लाइनअप को डिस्टर्ब किया है इन अ सेंस, क्योंकि ऊपर जब तक आप उन्हें खिला रहे थे तो वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। और इस पर्टिकुलर, ठीक है वो नंबर 6 पर हैं, पर उनकी बारी बहुत ज्यादा देर लगा के नहीं आ रही है, जल्दी ही आ रही है, फ्रेश विकेट पर आ रही है। और जिस तरह से उन्होंने फर्स्ट इनिंग्स में परफॉर्म किया था फर्स्ट टेस्ट की, तो वाकई मुझे ऐसा लगा कि उन पर एटलीस्ट आपने जो इन्वेस्टमेंट की थी फैसल भाई, वो कहीं ना कहीं अब पेड ऑफ कर रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता ही इज डूइंग वेल। लेकिन इमामुल हक पर जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उस पर तहफुजात डे बाय डे बढ़ते चले जा रहे हैं। जिस तरह से आज उन्होंने अर्ली ऑन मैसेज कन्वे किया,
अदर एंड पर एक ऐसा लड़का जो इनिशियली आपके प्लान्स में भी नहीं था, आप उसको सिर्फ लेके गए थे कि अगर जरूरत पड़ी तो चेक कर लेंगे। लेकिन आपको नहीं लगता अब इमाम पे ज्यादा बात करना बेकार है? मतलब ही कैन डू एनीथिंग ही वांट्स बिकॉज ही हैज, हमारे कल्चर में है, अगर आपके चचा हो चीफ सेलेक्टर तो आपको कौन हिला सकता है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखें, इंजमामुल हक साहब जो हैं वो पाकिस्तान के एक ग्रेट प्लेयर हैं, इसमें तो कोई शक नहीं, और एक बड़े अच्छे कप्तान भी थे, नॉट ग्रेट लेकिन अच्छे कप्तान थे, पावरफुल कैप्टन थे। तो इंजमामुल हक साहब यकीनी तौर पर उनकी जो एफिलिएशन है इमामुल हक से सबसे ज्यादा। नहीं वासिफ भाई, अगर आप बताएं, अगर ऐसा कोई प्लेयर आपके रैंक्स में और कोई होता, इमामुल हक ना होता, डू यू थिंक उसको इतना रन मिलता? नहीं, समी असलम को नहीं मिला, तो प्राइम एग्जाम्पल है। तो सर मैं यही तो कह रहा हूं, शान को भी नहीं मिला, खुर्रम को भी नहीं मिला। आप तो इंतजार करते हैं नापसंदीदा चेहरों के फेल होने के कि यार ये 2 टेस्ट में फेल हो, बस हम इनका चैप्टर क्लोज करें। खुर्रम मंजूर, देखें मैं नाम लेकर इसलिए बात नहीं करता कि वो ऐसा लगेगा कि मैं किसी एक बंदे की प्रमोशन कर रहा हूं, अभी हम क्योंकि ओपनर्स पर बात कर रहे हैं, तो आप डोमेस्टिक का जो मैं कहता हूं परफॉर्मर, फॉर्मेट में टॉप परफॉर्मर है वो, टॉप परफॉर्मर हर फॉर्मेट में, और इस फॉर्मेट में उसने 2 टाइम्स 20+ की इनिंग्स खेली है। ये उसका भी प्राइम टाइम था। लाइक आबिद अली, आप एक नौजवान उठा लेते, अगर आप ये एक्सक्यूज देंगे कि साउथ अफ्रीका ले जाकर हम नौजवानों का करियर नहीं बर्बाद करना चाहते, तो तजुर्बेकार खुर्रम मंजूर को एक आखिरी मौका समझ कर दे देते कि यार यहाँ साउथ अफ्रीका में आपको 3 टेस्ट खिलाने जा रहे हैं, आप में जो पोटेंशियल है शो करें। लेकिन आपको मालूम है कि अपनी फ्रेंचाइज के लिए वैसी कुछ इख्तिलाफात जो है निकी आर्थर और खुर्रम के हो चुके हैं कि उन्होंने उनसे बात की थी कि तुमने इस तरह से शॉट्स नहीं मारे, तो उसने जवाब दिया था, जो इत्तलात हैं जराए बताते हैं कि खुर्रम ने कहा था आई एम नॉट अ टेल एंडर, पार्ट भी नहीं है मेरा। जी हाँ, आई एम नॉट अ टेल एंडर। तो वासिफ भाई, ये कहाँ सिचुएशन जा रही है? हम देख रहे हैं कि चीफ सेलेक्टर ने कहा था कि फवाद आलम हमारे प्लान्स में है, उनके लिए ही इज इन द प्लान्स, उन्होंने कहा था, कहाँ है वो प्लान्स? आई थिंक कि सिलेक्शन कमेटी में रिटायर होने के बाद डोमेस्टिक क्रिकेट से कोई अगर पोस्ट वगैरह उनके लिए मुतारिफ कराई जाए तो वो प्लान्स में होंगे, वरना अगर वो प्लान्स में तो कब खेलेंगे, जब मतलब वो लाठी पकड़कर विकेट पर आया करेंगे। देखें, हमारा मसला ये है कि कुछ की हमें शक्लें पसंद है, कुछ की नहीं है। कुछ जब विकेट पर खेल लेते हैं, नेट्स में खेल लेते हैं, तो कोच उन पर हाथ रख देते हैं, शफकत का ये बहुत अच्छा प्लेयर है। तो यार ये ऐसे क्रिकेट नहीं चलती मुल्क की। प्रीमियर टूर्नामेंट, कायदे-आज़म ट्रॉफी बंद कर दें भाई, अगर इसकी वो अहमियत नहीं देनी, उसकी वैल्यू नहीं है। और अगर इसमें आप कहते हैं कि हमने तो घास वाली विकेट थी तो हम ये बॉलर चूज नहीं करेंगे, तो भाई वो कंडीशंस आप ही प्रोवाइड कर रहे हैं ना उन लड़कों को। वो घर से तो विकेट लेके पिच लेके नहीं आ रहे, ड्रॉप इन के यार लगाई और खेलना शुरू कर दिया। रिस्पेक्ट दें अपने डोमेस्टिक क्रिकेट को, अपने कल्चर को रिस्पेक्ट दें। जो लड़का कैलेंडर ईयर में या तीनों फॉर्मेट में टॉप रन गेटर हो रहा है, खुदा के लिए उसको एक गो उसी वक्त दें जिस वक्त उसकी फॉर्म लगी है। अब आबिद अली की बात हो रही थी, लास्ट मोमेंट में विड्रॉल हुआ उसकी सिलेक्शन का, हम सब पुर उम्मीद थे कि एक नौजवान टैलेंटेड प्लेयर जाएगा। साद अली को आपने टीम के साथ रखा, बगैर खिलाया आपने साद को इस सीरीज से ड्रॉप कर दिया। क्यों? आपके पास क्वालिटी बैटर्स लैक कर रहे हैं, आपको अब यूएई में चांसेस नहीं देने, आपने कोई आनंद फानंद ऐसी प्रोडक्ट लानी है जो यहां खेले। जैसे शान ने बताया कि यार देखो बाहर खेलना इतना सिंपल है, जब शान जैसा लड़का जो इनिशियल प्लान्स में नहीं है, वो फैसल भाई जब इतना अच्छा परफॉर्म कर सकता है, तो मैं ये बात कहूंगा कि बहुत बड़ा सवालिया निशान है आपके जो सेटल्ड प्लेयर्स हैं, जिसमें अब इमामुल हक भी हो गए हैं, अजहर अली इवन, कि यार आप क्या कर रहे हैं, इतने इतने टेस्ट मैचेस का एक्सपीरियंस लेकर 5-5 हजार रन है आपकी बैक के पीछे भाई। ठीक है। अच्छा वासिफ भाई, सरफराज जो है वो इस सीरीज में इस तरह गए कि अगर हम ये सीरीज में बुरा परफॉर्म करते हैं तो फिर शायद पाकिस्तान को कोई और कप्तान ढूंढने की जरूरत है। डू यू थिंक कि अब वो उस फेज में चले गए जो हमने सेकेंड इनिंग में उनको आउट होते हुए देखा है, कि अब वो कह रहे हैं कि सानू की वाला एटीट्यूड शुरू हो गया है कि हार भी जाए? डू यू थिंक ये लग रहा है उनका एटीट्यूड? लग रहा है, बेसिकली प्रेशर बिल्ड हो गया है, तो ऐसा लगता है कि उन्होंने भी सब चीजें जो है ना वो हाथ छोड़ दिए, ऊपर छोड़ दी हैं। लड़ जरूर रहे हैं, ऐसा नहीं कि उन्होंने कप्तानी छोड़ दी है, मतलब उनके दिल में दिमाग में शायद ये चीजें चलना शुरू हो गई हैं कि यार अगर इन्होंने हटाना है तो हटा देंगे, अल्लाह की मर्जी। लेकिन मेरा पहला सवाल ये है, आई एम नॉट प्रोटेक्टिंग एनीवन, कैप्टन इज इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस सॉर्ट ऑफ परफॉर्मेंसेस। और लेकिन आप मुझे एक बात बता दें कि असल मसला हमें आ कहाँ रहा है। अब भी फर्स्ट इनिंग उठा लें, 177 एक्सेप्टेबल है किसी टेस्ट टॉप रैंक टेस्ट टीम के ये रन किसी भी विकेट पर। 7वें रैंक है हम लोग वैसे, नहीं है सर, टॉप रैंक से मुराद जो पहली 7-8 टीमों में तो आप आ रहे हैं ना, है कि आप अफगानिस्तान तो टेस्ट क्रिकेट में नहीं है ना, बांग्लादेश तो नहीं है। लेकिन वासिफ भाई 7वीं और तीसरी टीम में फर्क होता है सर, फर्क होता है, लेकिन आपके पास 5000 प्लस किए हुए
खेल रहे हैं लड़के, अजहर अली खेल रहा है 4,500 रन प्लस पे, असद शफीक खेल रहा है, सरफराज खेल रहा है इवन, जिसकी 38 की एवरेज है, आज भी टेस्ट क्रिकेट में 37 प्लस की एवरेज है भाई, जिसको हम कहते हैं इसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है बाहर निकाल दें। पाकिस्तान की तारीख के आप मुझे कीपर्स के नाम बता दें, मैं आपको एवरेजेस बता देता हूं टेस्ट मैच क्रिकेट में। मोइन भाई को कोई ड्रॉप करने का सोच सकता था? फाइटर क्रिकेटर, बेहतरीन परफॉर्मर, जब सब आउट होते थे वहां खड़े होकर लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, लेकिन हुआ क्या, मोइन भाई की 30 से नीचे की एवरेज थी बॉस, बल्कि और नीचे की एवरेज थी। लेकिन आपके ऊपर के बंदे रन करते थे ना वैसे उस टाइम पे सर, उस वक्त भी यही कहानी थी कि अगर सईद अनवर आउट हो गए तो आपकी लाइन जो लगती थी वो जरा 40 पे 4 हो जाते थे, फिर इंजमामुल हक पे ही सारी घूम फिर कर कहानी आती थी। दैट्स वाई इंजमाम भाई ने अपने करियर में बहुत ज्यादा 50s की, उतनी 100s नहीं की जितने वो पोटेंशियली थे। इमरान खान साहब भी कहते हैं कि इंजमाम ने उतना परफॉर्म नहीं किया, वरना ये सबको पीछे छोड़ देता, अंडर परफॉर्म किया, अपने पोटेंशियल पर नहीं खेल सका जाके, क्योंकि आपका कल्चर हमेशा अच्छे बैटर और बॉलर को दबाव में रखता है, किसी की इजारादारी से डरते हैं आप। इस वक्त कप्तान से ज्यादा मसला ये, मैं आज आप किसी भी मीडियम को फॉलो कर लें, हमारा बैटिंग डिजास्टर है, डिजास्टर हो रहा है हमारा अरसे दराज से। वेयर इज ग्रैंड फ्लावर? ग्रैंड फ्लावर की कोई बात क्यों नहीं कर रहा? वो 4.5 साल से कर क्या रहा है कौमी टीम के साथ? किस बैट्समैन को उसने कुछ सिखा दिया जो डे बाय डे अच्छा होता हुआ नजर आए? इमामुल हक शुरू में आए थे तो वो अच्छा ड्राइव तो मारते थे एटलीस्ट, आज वो जिस वे में आउट हुए ड्राइव करते हुए अवे फ्रॉम द बॉडी, वेरी डिसअपॉइंटिंग। वेरी ट्रू। वहां से आपका शुक्रिया अदा करेंगे, व्यूअर्स का भी शुक्रिया अदा करेंगे। कल दोबारा मुलाकात होगी, कंटिन्यू रखेंगे अपनी डिस्कशन पाकिस्तान के हवाले से। उम्मीद करते हैं कि कल का दिन पाकिस्तान के लिए कुछ विकेटें ले ले पाकिस्तान। जैसे हमने शुरू में कहा था, कोई मौजज़ा होना है कि हम 40 पे आउट कर लें, होना नहीं है ऐसा। सो वील टॉक अबाउट इट टुमारो, कीप वॉचिंग आवर शो, कल मुलाकात होगी।